बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त शरीफ खानदान के साथ या शरीफ भाइयों के साथ बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। यानी कि ये जो शहबाज हुकूमत है, ये ना तो मिटने वाली है और ना तो बचने वाली है। आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला इनके साथ बड़ा हो चुका है, क्योंकि रात गए वक्त एक मुलाकात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अच्छा, अहम तरीन डेवलपमेंट है ये, एक ऐसी ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको समझाऊं तो फिर इस वक्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के पांव कांप रहे होंगे। यानी उनके साथ जो मामला हुआ है वो बड़ा ऐसा मामला है कि जब उनको डरना चाहिए आने वाले वक्त के अंदर। मैं आपको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी की तरफ लेकर आता हूं और आपको फिर समझ में आएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। इस वक्त ये शहबाज हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर वो ये भी चाहते कि जी काजी फैज ईसा साहब ना चाहे। यानी कि एक तो आईनी तरमीम, दूसरी है कि काजी फैज ईसा साहब ना जाए, या तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए या वो आईनी अदालत बनकर आईनी अदालत के सरबराह बन जाए। इतना ही है। अब यहाँ पर जो टास्क सौंपा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो ये है कि जी आईनी अदालत बनाई जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर और फजल रहमान साहब और यह हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे अलग-अलग अपने आईनी मुसवदे तैयार कर रहे हैं ताकि आईनी तरमीम के अंदर अपने अपने मुसवदे शेयर किए जा सके। अब आपको ये भी बताऊं कि ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। और बड़े मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो एक गुजारिशात थी आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने मान ली है। मैंने आपको 1-2 वीलॉग पहले बताया था कि फजल रहमान और इस हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। अब आईनी तरमीम तो हो कर रहेगी। अब बड़े मजे की बात है कि इसके बाद जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इस हुकूमत के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। PTA के वफद कल मुलाकात की, सलमान अकरम राजा साहब ने खुशखबरी दी कि जी कौम के लिए खुशखबरी है। मौलाना फजल रहमान साहब स्टैंड क्यों है अभी भी, अब उन्होंने ये बात क्यों कही। अच्छा, अब यहाँ पर ये शहबाज हुकूमत ये चाहते कि जी आईनी अदालतें तो बने ही बने, लेकिन उनका सरबराह काजी फैज ईसा साहब बने। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाहते कि जी आईनी अदालत तो बने, लेकिन उन्हें इस चीज से, बिलावल भुट्टो जरदारी को ये फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंसूर अली शाह को सरबराह बनाया जाए चाहे काजी फैज ईसा साहब को बनाया जाए, उन्हें इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ यही चाहते हैं कि जी आईनी अदालत बना दी जाए। अब इन सारों के अपने अपने स्टांस है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरे नंबर के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि जी आईनी अदालत तो बने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उस आईनी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब सरबराह नहीं बनने चाहिए। अब ये फजल रहमान साहब का स्टांस है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि जी आईनी अदालत तो बनाई जाए, आईनी अदालत बनाई जाए, लेकिन काजी फैज ईसा साहब को उसका सरबराह ना बनाया जाए। उस आईनी अदालत के अंदर जो यहाँ पर तयनातियां की जा रही है हुकूमत की जानिब से इख्तियारात के हवाले से, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो सारों के अंदर कॉमन है वो है जी आईनी अदालत, कि आईनी अदालत तो बननी चाहिए। इसके अंदर कोई भी शक किसी भी जमात को नहीं है और कोई भी इससे निकारी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो कह दे कि 25 अक्टूबर तक सब्र कर लें, उसके बाद चाहे आप आईनी अदालत बना लें, हमें इसके ऊपर कोई वो नहीं है। 25 अक्टूबर से पहले हम किसी भी आईनी अदालत को नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर मौक़िफ़ है। अच्छा, अब जो मुसवदा मानने को तैयार हो चुकी है ये हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब का कि आप हमें अपना मुसवदा शेयर करें आईनी अदालत के हवाले से, और ये भी खबर कंफर्म हो चुकी है जो 25 अक्टूबर से पहले पहले आईनी तरमीम लाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत, उसके सरबराह और उसके इख्तियारात के हवाले से होगी। अब फजल रहमान साहब ने जो आईनी अदालत के हवाले से मुसवदा तैयार किया है उसके हवाले से मुबैना तौर पर, मैं फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुबैना तौर पर ये इतलात आ चुकी है कि फजल रहमान साहब ने जो आईनी अदालत के मुसवदा तैयार किया वो बिल्कुल इस हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुसवदे के बरअक्स है, और वो काफी उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलता जुलता है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो ज़राए ये यहाँ पर इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं या मुबैना तौर पर ये जो इतलात निकल कर आ रही है कि फजल रहमान साहब आईनी अदालत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ऊपर नहीं बनाना चाहते। और जो उसके अंदर इख्तियारात और जजेस की तयनाती वाला मामला है, वो जो मुसवदे के अंदर डिटेल लिखी गई है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस हुकूमत की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नफी करती है। और अब इस सारे के सारे मुसवदे के बाद जब ये हुकूमत कह चुकी है कि हम आपके साथ खड़े हैं मौलाना साहब, हम आपकी आईनी अदालत वाले मामले को सबसे पहले क्लियर कराएंगे, लेकिन इसके बाद जब मौलाना साहब ये लेकर जाते कि आप तो चाह रहे कि जी आईनी अदालत बन जाए ना,
تو आईनी अदालत आप बनाए, ये उसका मुसवदा है। तो फिर अब बड़े मजे की बात है कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की क्या हालत होगी। इस वक्त भी जब मैं ये खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ, यही खबरें इस वक्त की हुकूमत को भी पहुंचा दी गई हैं और अब उनके टांगे कांपना शुरू हो चुकी हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। क्योंकि रात का जो स्टेटमेंट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पीटीआई वक्त जो रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर गौर आमिर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब शामिल थे जिन्होंने फजल अहमद साहब से मुलाकात की थी। अच्छा, अब यहाँ पर मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि जी मौलाना फजल अहमद साहब ने कौम को बचा लिया है, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौम पार्लियामान और अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हो चुके हैं। अब ये मामला है जी, ये मैंने आपके सामने रखा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्लियर एक स्टांस दे दिया मुलाकात के बाद कि जी फजल अहमद साहब हक के साथ खड़े हुए हैं, अवाम के लिए खुशखबरी है। अब ये देखने वाले मामला तो सारी के सारे नजरें मौलाना फजल अहमद साहब के ऊपर हैं। अब ये वो खबरें थी जो मैंने आपको मुबैना तौर पर जो जराए से रिपोर्ट हुई या जिसके पर तवक्कुआत निकल कर आ रही थी, मैंने वो आपके सामने रख दी। अब इसके मेरा अपना क्या स्टांस है, इसके ऊपर मेरी अपनी क्या राय है, इसके ऊपर मेरा अपना क्या तज्जिया है। मेरा तज्जिया ये है कि मौलाना फजल अहमद साहब वाहिद वो शख्सियत हैं जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हुकूमत भी यकीन नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त मौलाना फजल अहमद साहब के ऊपर यकीन कर रहा है, वो ये यकीन कर रही है जमात व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए जो आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ा धचका दे। शहबाज शरीफ या शहबाज हुकूमत इस वक्त मौलाना फजल अहमद साहब के अपोजिट जो रास्ता है वो भी इख्तियार करने वाली है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस वक्त अयाज सादिक स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, वो इलेक्शन कमीशन को खत भेजा हुआ है, दूसरा खत भेज दिया कि मेहरबानी करें मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द से जल्द करें। अच्छा, जब मौलाना फजल अहमद साहब इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे इन लोगों ने तोड़ लिए, तो फिर इनको मखसूस नशिस्तों की क्या जरूरत, क्योंकि ये हुकूमत भी जानती है कि फजल रहमान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो वो फिर उनका एक दूसरा रास्ता भी अपने लिए वो कहते हैं बैकअप प्लान भी इख्तियार कर रही है, ताकि अगर फजल रहमान साहब इनके साथ ना भी दे तो उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अब यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझनी चाहिए कि पूरा का पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर फजल रहमान साहब के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। जब हुकूमत जो बुखलाई हुई है, हुकूमत जो बुखलाहट है, आप ये पूछेंगे जो कैसे बुखलाई हुई है, तो आप बात करें। अच्छा, एक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी मेरे पास स्टेटमेंट आई हुई है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत काम पर ही है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने आगे ये भी स्टेटमेंट दी कि हुकूमत जल्द घबरा जाती है, आईनी तरमीम पर ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन भी तो मौजूद है। यानी कि वो ये बात मुआवर करा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब को, आप क्यों घबरा जाते हैं, हमारे पास ज़मीर का वोट लेने के वाला अभी तक ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ पर न्यूज़ चैनल और अखबार से ताल्लुक रखने वाले पीपीपी इस्लामाबाद के बैट रिपोर्टर ने जरदारी हाउस में मुलाकात की, जिसपे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादले ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास वोट ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, सबको साथ लेकर चलना चाहते और इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर जल्दी हुकूमत की हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं है। फिर मैंने वही बात की कि आईनी अदालत बनाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का एक अलहदा यहाँ पर या अलहदा स्टांस है, वो ये चाहते हैं कि काजी भी चल ना जाए, काजी भी हमारे सरों के ऊपर रह जाए, काजी की मिठाइयाँ भी हमें मिलती रहे और काजी आईनी अदालत का सरबरा भी बन जाए और हमारे लिए फैसले भी आते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि नहीं, जल्दी इन्हें होगी, हमें जल्दी नहीं है। तो हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत पे जो डर गया वो मर गया। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, जो डर गया वो मर गया, सियासत में डरा नहीं जाता और हमारे पास ज़मीर का वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इस चीज का मतलब ये साफ साफ है कि ये हुकूमत इस वक्त डरी हुई है, ये हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है। और इसके दूसरा मैं आपको लिंक यहाँ से जोड़कर बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में स्टेटमेंट दी कि जो अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो इलेक्शन ऑडिट करने वाला जो मामला है वो जेर बहस है। और ये हुकूमत वहां से भी डरी हुई है कि अगर मंसूर अली शाह साहब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या चीफ ऑफ पाकिस्तान लग गए तो इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, मखसूस नशिस्त तो पाकिस्तान तरीके सबको जाएंगी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी वाला केस भी लगेगा, तौहीन अदालत लगेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बहुत सारे मामला जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, जिन्होंने एक
سارا کا سری خچ مچا دیے پاکستان کی سیاست کے اندر. اس ہی وجہ سے ابھی تک سپریم کورٹ پاکستان کے ججز خاموش ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا وار صحیح ٹائم کے اوپر کریں گے. اور یہ حکومت بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے, کیونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فری ہینڈ مل گیا سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کو تو انہوں نے کاروائی ڈال دینی ہے. اب یہ حکومت تو ڈری ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقرار کیا, خواجہ آصف صاحب نے بھی اقرار کر دیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مسودہ مبینہ طور پر اطلاعات ہمیں نکل کر آ رہی ہے تو بڑے جھٹکے ملنے والے ہیں شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو. یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب پختون کا امن جرگہ جو کہ اس وقت ملک کی خبروں کا بہت بڑا یہاں پر بحث بنا ہوا ہے, جو کہ نہ تو آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, نہ تو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر صرف رپورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کہ ویب سائٹ سے بھی یہ معاملہ بالکل غائب ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی واردات ڈالی ہے. انہوں نے خود ہی جرگہ بلایا اور جرگے کے خلاف جا کر اس حکومت کا ساتھ دیا. بہت بڑا معاملہ ہے. اب یہاں پر میں آپ کو آگے چل کر اس ویلاگ کے اندر اگر میں معاملہ آپ کے سامنے رکھوں تو پھر ویلاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ کے اندر یہ جو پختونوں والا معاملہ ہے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یا بیرسٹر صاحب نے جو یو ٹرن لیا ہے اس سے کیا خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملے گا یا اس کا انجام بہت برا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ انالیسس میں اب تک دوں گا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وقتی فائدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اب تک بہت بڑا نقصان کر دیا ہے. اچھا, ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رائے؟ دوسرا تو یہاں پر سعودی وفد پاکستان آ چکا ہے. یہ حکومت ویسے بھی اچھا آپ یہ کہہ رہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا معیشت ترقی کر رہی ہے, لیکن پھر آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ جو سعودی وفد پاکستان آیا ہے وہ اب $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا یا 2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کے اوپر سائن کرے گا؟ اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے, اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ صرف سرمایہ کاری کے حوالے سے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ خبر ہے کہ سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا, $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں کا امکان ہے. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آخر میں امکان جو لفظ لگایا گیا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. اگر تو ملک آپ کا ترقی کر رہا ہے, معیشت سٹیبل ہے, تو پھر آپ ایسی خبروں کو کیوں دھکے دے رہے ہیں, دھونس جما رہے ہیں, اور پھر آگے میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ امکان ہے. تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں. ابھی آپ کو قرضہ ملا $1 ارب سپر اوپر کی قسط ملی, آپ ان سے یہ پوچھے کہ جب عوام کو کیا ریلیف ملا؟ $2 پیٹرول کے ان کے کم کیے جب ان کو پیسے ملے, اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر جو حالانکہ بجلی کے بلوں کے اوپر ریلیف تھے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھے ان سارے معاملات پر. آپ کی کیا رائے؟ آپ 13 کمنٹ کریں. اگلے ویلاگ تک کے لیے جی شکریہ.